नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एन शो में। और इस शो में हम चर्चा करते हैं कि चार्ट के नजरिए से बाजार कैसा दिख रहा है। लास्ट वीक तो बहुत बुरा था। किसी भी इंडाइसेस को आप देखेंगे, तगड़ी पिटाई हुई है और काफी बड़ी फॉल हमने पूरे मार्केट में देखी। अलग अलग रीजंस उसके थे और लास्ट डे में भी रीजंस आए। तगड़ी पिटाई मार्केट की हुई। क्या इस वक्त बाजार में कई ऐसे लेवल्स हैं जो टूट गए हैं और इनके बाद और बड़ी गिरावट आ सकती है, या यहाँ से मार्केट बॉटम बना सकते हैं, कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म बॉटम बन सकता है। चार्ट के नजरिए से इसको समझना जरूरी है। और हमेशा की तरह सर्वेंद्र श्रीवास्तव मेरी मदद करेंगे। जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट हैं और इनकी तारीफ में दो शब्द बोलना जरूरी बनता है, क्योंकि पिछले एक डेढ़ महीने से लगातार ये पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हैं और सही पढ़ रहे हैं। तो वही तारीफ बनती है। अगर आप इतनी तेजी के माहौल में भी मंदी की बात कर रहे हैं, तो फिर बात बनती है कि तारीफ की जानी चाहिए। तो सरवेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जो कुछ लास्ट वीक हुआ है, क्या उसने स्ट्रक्चर तोड़ दिया है, बिगाड़ दिया है, या अभी कुछ उम्मीद बची है? नमस्कार नीरज जी और दर्शकों को भी बहुत-बहुत नमस्कार। थॉट देखिए यहाँ पे यही है कि आपके प्यार भरे शब्दों के लिए धन्यवाद और थॉट यही है कि देखिए कोशिश ये करते हैं कि जो दिख रहा है और जो समझ रहा है, जो लग रहा है 80-20 रूल लगाते हैं कि भाई 80% क्या लग रहा है, 70-80% जो लग रहा है, 20% तो देखिए हमेशा दूसरी तरफ का भी रीडिंग्स या दूसरी तरफ का भी रुझान रहता है। कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट या कोई भी फंडामेंटल एनालिस्ट या फॉर दैट से कोई भी किसी तरह का एनालिस्ट 100% तो कोई कभी सही जाता नहीं है। तो गेम ये सारा का सारा गेम प्रोबेबिलिटी का है कि आप कितना सही जाते हैं और जब आप सही जाते हैं तो आप कितना खड़े रहते हैं। मतलब आप अगर ₹1 आप रिस्क पे डाल रहे हैं तो आप ₹2 कमाना चाहते हैं कि ₹3 कमाना चाहते हैं। तो सारा खेल जो है वो स्ट्राइक रेट और रिस्क रिवॉर्ड का ही है कि आप कितनी बार सही जाते हैं और जब आप सही जाते हैं या गलत जाते हैं तो आप कितना रिस्क या रिवॉर्ड लेते हैं। तो आई थिंक उन्हीं दायरों में ही हम सब सारा सेट करके रखते हैं और वही सबसे सिंपल रखने जितना आप सिंपल रखेंगे अपने सेटअप्स को, अपने रिसर्च को और या अपने एनालिसिस को उतना ही आई थिंक ज़्यादा कारगर होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और रही बात ये कि कॉन्ट्रेरियन तो यस, थॉट प्रोसेस को थोड़ा उल्टा करना ये एक लंबी एक्सरसाइज रहती है कि हर्ट से अलग रहना, जो खड़े रहना बहुत मुश्किल काम है और मतलब अगर एक एग्जांपल दूँ तो अगर आप स्टेज पे खड़े होके बोलते हैं तो एक जो बटरफ्लाइज़ इन द स्टमक होती है क्योंकि आप बिल्कुल अलग खड़े होते हैं, ऑडियंस एक तरफ होती है, हर्ड और आप अकेले खड़े होते हैं, तो वो खड़ा रहना कॉन्ट्रेरियन और हर्ड के अगेंस्ट में वो थोड़ा मुश्किल काम है, इसमें डाउट नहीं है बट इसके लिए भी पेशेंस और ट्रेनिंग लगती है, आप वो करते हैं। और जितनी बार आप कर के सीखते हैं कि नहीं आप ठीक जा रहे हैं और ज़्यादातर आप ठीक जा रहे हैं, तो आप वो धीमे-धीमे आपके डीएनए में इनबिल्ट हो जाता है। तो बाय नेचर हम कॉन्ट्रेरियन हैं इन द सेंस क्योंकि जब हम एलियट वे प्रिंसिपल फॉलो करते हैं हम्म। या बाजार के सेंटिमेंट्स को देखते हैं तो हमेशा थॉट यही आता है कि जब सब कुछ सबसे अच्छा लग रहा होता है, वहीं पे टॉप बनते हैं और जब सब कुछ पूरा खराब लग रहा होता है और सब कुछ हर तरफ मंदी का माहौल होता है और सब कुछ बहुत ही खराब लग रहा होता है, तो वहीं पे बॉटम बनते हैं। ये आप इतिहास उठा के देख लीजिए स्टॉक मार्केट्स का या फाइनेंशियल मार्केट्स का तो आपको दिखेगा कि बाजार पलटता वहीं से है, जहाँ पे सब कन्विंस हो जाते हैं कि अब तेजी है और बाजार पलटता वहीं से है, नीचे से जहाँ सब समझ लेते हैं कि नहीं अभी बेयर मार्केट है और अभी लेना नहीं चाहिए। क्योंकि वहाँ पे जब आप लेते नहीं है तो सप्लाई खत्म हो जाती है और जब आप बेचते नहीं है तो ऊपर में भी सप्लाई खत्म हो जाती है। तो वहीं से बाजार पलट जाते हैं। सो यस उसी एंगल से हमने उन्हीं सारे बेसिक्स को लगाते-लगाते ये समझा मुझे था कि ये भाई बताओ, अ, जी। आपने कहा कि टेक्निकल एनालिस्ट, फंडामेंटलिस्ट और जितने भी प्रकार के, और कितने प्रकार के एनालिस्ट होते हैं? डेरिवेटिव्स है, कॉन्सेप्ट तो नई-नई चीज़ें आ रही हैं, कोई फिज़िक्स लगा रहा है, कोई केमिस्ट्री लगा रहा है, बाज़ार में अब तो हर चीज़ लग रही है, कोई एस्ट्रो लगा रहा है। मतलब हम्म। बाज़ार को देखने के अलग-अलग नज़रिए हैं और मुझे एज़ लॉन्ग एज़ मैं वही बोलता हूँ, आप काले चोर को भी पूछ के आ रहे हैं और 70-80% स स स टाइम तुक्के से भी अगर सही गिर रहे हैं मतलब, तो भी आप अपने आप को एनालिस्ट कहला सकते हैं। मतलब अगर आप एक लॉन्ग इसमें आप आपको एक लॉन्ग डेटेड हिस्ट्री या लॉन्ग डेटेड किसी भी एनालिस्ट का बैक हिस्ट्री आपको देखनी पड़ेगी कि भाई लास्ट 7-8 सालों में 10 सालों में बड़े-बड़े टर्म्स पे क्या बोला हुआ है। तेज़ी-मंदी क्या की हुई है। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर एनालिस्ट वो कोई अच्छा एनालिस्ट होने का मेरे लिए तो एक सिंपल मापदंड है। जो आदमी 60-65 लॉन्ग कॉल और साथ के साथ 30-35 सेल कॉल नहीं दे सकता है और हमेशा या तो बाय दे रहा है या तो हमेशा सेल दे रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर वो एनालिसिस नहीं हो रहा, कुछ और ही हो रहा है। यू हैव टू बी एबल टू गिव एटलीस्ट 70-30 मैं कहता हूँ। 70 लॉन्ग कॉल दें तो 30 शॉर्ट कॉल देने की भी ताकत होनी चाहिए। यहाँ सही-गलत जाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ ये बात हो रही है कि क्या आप अपने ओवरऑल 100 कॉल के मिक्स में 70-30 बाय सेल रख पा रहे हैं। क्योंकि जब आप म इक्विटी मार्केट्स को
हिस्ट्री में जाके देखते हैं तो आपको दिखता है कि बुल मार्केट टू बेयर मार्केट टाइम वेरिएशन, अगर बुल मार्केट 62 दिन चला है तो 38 दिन बेयर मार्केट भी आएगा। इन 38% ऑफ द टाइम वो भी आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, उसी की पूरी एनालिसिस चालू रहती है। बट 62 टू 65 टाइम्स बुल मार्केट चलता है टाइम में, और एक 30-35% बेयर मार्केट भी आता है, वो भी हकीकत है। बुल और बेयर दोनों बाजार की हकीकतें हैं, किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। बट यस, क्योंकि मैनकाइंड ह्यूमंस आर मोर ऑप्टिमिस्ट देन पेसिमिस्ट, तो 65-70 टाइम आप लेके काम करिए और 30-35 टाइम आपको बेचना भी आना चाहिए। वो बेचने के दायरे आपको ढूंढने हैं, और वही मैं साल के स्टार्ट से बोल रहा हूँ कि हर 2 साल में और स्पेशली इवन ईयर में बाजार गिरा है। इंडिया का बाजार तो गिरा ही है, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। सेंसेक्स तो हर 2 ढाई साल में एक बार गिरता ही है 25-30% या निफ्टी। और हमारी सेंसेक्स की आदत इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि सेंसेक्स का डेटा 44 साल का 45 साल का डेटा है, जो निफ्टी में नहीं है। इसलिए लॉन्ग डेटेड जब भी एनालिसिस करते हैं तो मुंह से सेंसेक्स निकलता है। और 2008-10 के पहले तक तो सब सेंसेक्स ही बोलते थे। आई थिंक 2009 11-12 वाले हाई तक भी सब लोग सेंसेक्स की ही बातें करते थे। अब निफ्टी, क्योंकि अब मेन इंडेक्स हो गया जहां ट्रेडिंग होती है, इसलिए निफ्टी ज्यादा लोग बोलने लगे हैं। बट एक जमाना ये था कि इंडिया मेंट सेंसेक्स, सेंसेक्स देख के ही इंडिया की इन्वेस्टिंग होती। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आज के इस एनालिसिस पे। निफ्टी 50 हमारा जो है लास्ट वीक दो बड़े बड़े कैंडल दिख रहे हैं लाल रंग के। तो बेसिक सवाल ये है कि कुछ उम्मीद बची है कि अभी और टूटेगा? टर्न हो गए नीरज जी, यहाँ पे सेटअप्स तो डेफिनेटली टर्न हो गए हैं। अब इसमें एक देखिए, एक इसमें डिस्क्लेमर यही रहेगा कि बजट एक बहुत बड़ा एनिमल है, बजट एक बहुत बड़ी चीज है, जिसमें सडनली कभी यू टर्न या लेफ्ट टर्न राइट टर्न सब देखे गए हैं। तो अभी क्या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा क्या चाहती हैं और क्या नया करना चाहती हैं वो हम देखेंगे। तो इट कुड बी डायमेट्रिकली अपोजिट जो अभी तक चल रहा है, या सेम सेम स्टोरी कंटिन्यू रह सकती है, सेम सेम पॉलिसीज कंटिन्यू रह सकती हैं, या ड्रास्टिक चेंजेस भी हो सकते हैं। तो वो डिस्क्लेमर हमेशा रहता है, रहेगा इस इवेंट के लिए, क्योंकि बड़ा इवेंट है। और प्री बजट रैली नाम की भी एक चीज होती है कि कभी-कभी, और यूजुअली देखा गया कि बजट के आसपास रैलीज आई हैं, रिलीफ रैलीज आई हैं, या बजट रैलीज आई हैं, या प्री बजट रैलीज आई हैं, पुलबैक्स आए हैं, या कभी डिक्लाइन्स भी आए हैं। तो अब ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि ग्रिप पॉइंट में क्या न्यूज़ चल रही है, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, क्या तरह के बाजार में न्यूज़ या अफवाहें, आप जो भी बोल लीजिए, जो जिस तरह की चल रही है उसके हिसाब से सब होता है। बट बजट के आसपास एक्शन ज़रूर होता है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बाजार काफी ओवरसोल्ड है यहाँ पे, इसमें डाउट नहीं है। शॉर्ट टर्म में काफी ओवरसोल्ड हो गया है। आप इंट्राडे चार्ट्स देखेंगे, आर्ली चार्ट्स देखेंगे, या आप डेली भी देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि काफी एक यहाँ पे मंदी का दौर चल रहा है, और साइड काउंटरों में बहुत डैमेज है। देखिए, यहाँ हम खाली ये देख लेते हैं कि बाजार क्या कर रहा है, बट हम ये नहीं देखते कि साइड काउंटरों में कितना डैमेज है। साइड काउंटरों में बहुत डैमेज है। इंडाइसेस भले ही 5-7%, 10% आपको गिरते हुए दिख रहे हैं, बट इंडिविजुअल इंडाइसेस, बट साइड काउंटरों में बहुत डैमेज है, 20-25-30% भी डैमेज है। तो जैसे मैंने साल के स्टार्ट में बोला था, अगर आप ₹100 का माल बेच के अपना कोई भी XYZ कोई भी स्टॉक या कुछ भी अगर आप बेच के 25-30% नीचे ले पा रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स अ गुड ट्रेड। अगर आप इंडिया में लॉन्ग टर्म बुल हैं, जो कि हम हैं, तो अगर किसी साल में कुछ बेचा है और 25-30% नीचे मिल रहा है, तो एक बार टेम्पटेशन तो डेफिनिटली होता है कि लिया जाए। मुझे लग तो रहा है, जैसे आपका सवाल है कि थोड़े डाउनसाइड्स और बाकी हैं यहाँ पे। मेरा अभी भी मानना है कि जिस तरह के लेवल्स टूटे हैं, और आप बिल्कुल अलर्ट रहिए कि अब सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये थी कि 25-300, 25-500 वाले जो सपोर्ट्स आपने 12-13 हफ्ते से होल्ड किए थे, उनके नीचे आपने बंद कर दिया है। तो अब पलटते वक़्त, जैसे मैंने ऑरेंज लाइन वहाँ बनाई हुई है, कि अब आप पलटते वक़्त तो आप ये मान के चलिए कि आपको वो 25-500 के आसपास तो आपको एक हर्डल रहने वाला है। 25-500, 25-300 ये हर्डल्स शॉर्ट टर्म में रहेंगे। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि प्री बजट रैली, वो भी उसकी भी सिनेरियो तभी बिल्ड होगी जब आप 25-500 के ऊपर डेली में बंद करेंगे। तो एक 300 साढ़े 300 एक 250-300 पॉइंट की बात है यहाँ पे, सॉरी, एक 400 पॉइंट ऊपर तो आपको कहीं न कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर आप इन ट्रेडों में आए हैं, अगर आपने कुछ बेचा है और आप बेच के खड़े हैं, तो एक पहली बात तो ये है कि आपका एक 25-500 के स्लाइटली ऊपर एक 25-512 पे डेली क्लोजिंग बेसिस पे आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब तक आप नेक्स्ट 1-2 दिन सोच रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे में एक और कैसी गिरावट आती है, कैसे फॉलो थ्रू रहता है, सॉरी, ट्यूसडे और वेडनेसडे में कैसा गिरावट रहता है, वो देखना पड़ेगा। संडे को भी मार्केट चालू है, तो टेक्निकली स्पीकिंग वापस ये वीक 5 दिन का हो जाएगा। अब संडे तो अगले वीक में वैसे गिना जाना चाहिए और गिना जाएगा, बट मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि अभी 5 दिन की ट्रेडिंग बाकी है, तो 2-3 दिन और कहीं प्रेशर बाजार में 1-2 दिन और रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन इंटरनेशनली आज हम क्या करते हैं। बट यस, थोड़ा अलर्ट रहिए। अगर आपको ठीक-ठाक नहीं, मेरा बेच एक के पैसे सवाल है बन रहे हैं इसमें। 25-30 पर। जी। अभी हम संडे को छोड़ते हैं, संडे के दिन तो बजट है, उसको हम नहीं रखते। हम 4 दिन अभी ट्रेडिंग करेंगे। जी। इन 4 दिन में मान लीजिए ये 200-300 पॉइंट ऊपर चला गया, निफ्टी 25-300, 25-400 के आसपास है, या जी। उससे नीचे 300 पॉइंट आ गया। दोनों जी। 2 सिनेरियो हैं। इन सिनेरियो में
क्या राय बनेगी आपकी? 25,512 के ऊपर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे जो आप नेक्स्ट 1-2 दिन सोच रहे हैं। बट अगर शॉर्ट्स में मेरा थॉट यही, अगर शॉर्ट्स में आपको डिपेंडिंग ऑन आप क्या लेके चल रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर साइड काउंटर में जहाँ डैमेज है और कोई अच्छा स्टॉक जो आपको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाह रहे थे और आपने कहीं उसमें ड्राई पाउडर बनाया है, प्रॉफिट बुक किया है, तो अगर 25 से 30%, 20-25-30% करीब, अब एक ब्रॉड फिगर है, एवरेज 25 पकड़ लिए, प्लस माइनस 2-3% अगर आपके बन रहे हैं बेच के, चाहे इस साल में बेचा हो, चाहे दिसंबर नवंबर में बेचा हो, और अगर आपके 25-30% बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा मुनाफा बांधना चाहिए। जब तक आप वो मुनाफा नहीं बांध रहे हैं, तब तक 25,512 का आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाजार में एक वो लेवल है, वहां पे आप कहीं एक रिव्यू पॉइंट रखेंगे। और जैसे आपने बोला, नेक्स्ट दूसरा वाला ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर आप 300-400 पॉइंट घट गए, तो आई थिंक टुवर्ड्स, आई थिंक निफ्टी जो पहला हमारा एक सपोर्ट 24,300 के आसपास बना था, 24,300 24,500 वाली भी एक एरिया है 24,300 के आसपास, उन एरियाज के आसपास अगर आप जाते हैं, तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली बाजार थोड़ा सा पक चुका होगा। और 25,300 25,500 के अगर किन्हीं कारणों से लेवल आ रहे हैं, मान लीजिए अब नेक्स्ट 2 दिन में और एक 300 400 500 पॉइंट आप गिरते हैं, तो 24,500 के आसपास आप पहुंचे होंगे। वो एक आई थिंक अच्छा एक शॉर्ट टर्म लेवल होगा, जहां अगर आपको थोड़े पैसे अच्छे आ रहे हैं बेच के, तो थोड़ा लेना चाहिए और फिर बजट का वेट करना चाहिए। क्योंकि प्री बजट रैली, एक शॉर्ट टर्म बाउंस या कुछ तो डेफिनिटली बजट से आ ही सकता है। हमेशा हर साल उम्मीद रहती है, और प्री बजट कुछ एक डेफिनिटली एक छोटा-मोटा एक शॉर्ट टर्म बाउंस, इफ नॉट मोर। अगर बजट बहुत ही बढ़िया आ गया, तो फिर क्या ही बात है, फिर देखेंगे बजट के बाद। बट हम्म। बजट के पहले आप डेफिनिटली, इवेंट के पहले आप थोड़ा लाइट हो जाएँगे। व्हेरेवर यू हैव गॉट सम मनी, सम प्रॉफिट्स, आप थोड़ा लेना चाहेंगे। ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ता होने वाला है क्योंकि बजट में कुछ भी हो सकता है और बजट एक जी। बड़ा इवेंट है, तो उसके जी। आगे पीछे नजर बनाए रहेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है। संडे को डी डे है और बड़ा इंटरेस्टिंग डे होगा। लेकिन ये निफ्टी 100 इक्वल वेट, इसमें भी जी। सेम पैटर्न है या ये ज्यादा डैमेज है यहाँ पे? पैटर्न्स तो ब्रॉडली सेम है, बट इसमें जो सबसे अलार्मिंग चीज़ थी कि मतलब आप देखिए, ये 2024 के हाई के आसपास भी नहीं आ पाया। तो यहाँ तो अगर आप निफ्टी में थोड़ा आप भ्रमित भी हैं, सबको लगता है कि नया हाई भी बन गया, तो शायद बुल मार्केट जो है 25 के एंड तक चल गया, ऐसा हम मानते भी, तो निफ्टी 100 इक्वल वेट में तो बिल्कुल वो सिनेरियो बैठता नहीं है कि भाई कहीं बुल मार्केट था। क्योंकि ये अपने पिछले हाईज़ के आसपास भी नहीं जा पाया, और वो 78-80% रिट्रेसमेंट के आसपास से आप देखिए, वहाँ से वीकली के बेरिश कैंडल्स वीकली बार्स बनने लगे हैं, और इसने एक छोटी-सी पीछे से सपोर्ट लाइन है, वो भी ब्रेक कर दी है। जो कि निफ्टी और निफ्टी ने भी थोड़ी बहुत एक पीछे की सपोर्ट लाइन ब्रेक की हुई है। बट हम्म। यहाँ पे जो लग रहा है सेटअप, क्योंकि ये नए हाई के आसपास नहीं जा पाए, तो लग तो ये रहा है कि ये केवल एक पुल बैक था। तो जैसे ही आप किसी भी एक फॉल में ये अज्यूम कर पाते हैं कि ये खाली एक पुल बैक था, तो ये रिस्क कि पिछला वाला लो जो 27,700 के आसपास था, वो चैलेंज हो जाएगा, और चैलेंज होने के बाद थोड़े बहुत मार्जिन से पॉसिबली ब्रेक भी हो जाएगा इक्वालिटी बेसिस पे। जहां हम बोलते हैं कि एक एक नीचे वाली जो हम एक करेक्शन को हमेशा एक थ्री वेव डिक्लाइन मानते हैं, तो उस डिक्लाइन में ए बी सी हम मार्क करते हैं, तो हम हमेशा बोलते हैं कि वेव ए और वेव सी कहीं जाके बराबर हो सकते हैं, मिल जाते हैं वैल्यू रेशियो टर्म्स में। तो अगर वो दोनों इक्वल रहे, तो आई थिंक ये 27,700 वाला लो भी टूटना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला, यहाँ पे थोड़े से इस चार्ट को देख के आप तेजी नहीं बोलेंगे। निफ्टी बोल के आप एक बार फिर भी बोल सकते हैं कि निफ्टी में बुल मार्केट था और अभी बुल मार्केट में एक नया हाई बनाया है, तो इस करेक्शन को आप बोलिए कि इट्स अ करेक्शन इन अ बुल मार्केट। बट निफ्टी 100 के लिए एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है, इट्स अ पुल बैक इन अ बेयर मार्केट, ये चार्ट दर्शा रहा है। तो इवेंचुअली हम्म। दोनों चार्ट में से कुछ तो सही गिरना पड़ेगा। बट जिस तरह से ओवरऑल ब्रेथ खराब हो रही है, अब डे बाय डे यही देख के लग रहा है कि निफ्टी 100 टाइप्स के जो इक्वल वेट टाइप के, या निफ्टी 100 जो जो निफ्टी 500 भी जिसने नया हाई नहीं मारा है, इस तरह इंडाइसेस के जो इंडाइसेस ये दर्शा रहे हैं कि इनका प्रेशर निफ्टी में आ जाएगा, निफ्टी की बुलिशनेस इन पे नहीं आ पाएगी। ये पलड़ा डे बाय डे भारी होता जा रहा है। अगेन बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, बीइंग अ प्रोबेबिलिटी एनालिस्ट, कोई भी चीज कभी जीरो नहीं होती। तो क्या निफ्टी इनको ऊपर खींच सकता है? यस, श्योरली निफ्टी इन सबको ऊपर खींच के अपने साथ लेके जा सकता है। वो प्रोबेबिलिटी कितनी बची है? 20%। 80% प्रोबेबिलिटी मुझे ये लग रही है कि निफ्टी 100 और निफ्टी 500 जैसे इंडाइसेस जिनमें अंडर परफॉर्मेंस है, ये अपने साथ निफ्टी को नीचे खींच के लेके जाएंगे। तो 80-20 रूल के हिसाब से ओवरऑल तो यही लग रहा है कि प्रेशर बने रहेंगे। बजट अगर बहुत अच्छा आ गया और कुछ नया हुआ तो सोचेंगे, बट ओके ओके बजट और डिसेंट बजट, वो आपको खाली एक पुल बैक ही दे पाएगा, बहुत बड़ी तेजी दे पाएगा, ऐसा मेरा अभी मानना नहीं है। ओके, तो निफ्टी मिड कैप भी एक बार देख लेते हैं। मिड कैप 100, जनरली लोग निफ्टी मिड कैप 150 देखते हैं, लेकिन मैं 100 इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव। और पिछले एक हफ्ते 10 दिन में हमने देखा कि बड़े स्टॉक, पॉपुलर स्टॉक, गुड क्वालिटी स्टॉक्स में
भयानक चर्निंग हुई है, मतलब दैट वाज सो इंटरेस्टिंग कि एक दिन रिलायंस चलता था, दूसरे दिन गिरता था, एक दिन ऐसे बैंक चलता था, दूसरे दिन, मतलब आप कंट्रीब्यूटर्स का चार्ट देखेंगे ना, ड्रैगर्स और पुलर्स का, तो आपको बहुत मजा आएगा, फनी टाइप का लगता था कि एक दिन ये चला रहा, एक दिन वो गिरा रहा, और फिर रोल रिवर्सल होता था। तो जी। निफ्टी 100 में क्या तस्वीर बन रही है? देखिए, जैसे आपने बोला इंडेक्स का गेम ही यही है। इंडेक्स का गेम या इंडेक्स मैनेजमेंट आप उसको बोल लीजिए। वो कई बार ना चाहते हुए भी हो जाता है। जब आप इस तरह की चर्निंग कर रहे हैं और ये होता क्यों है? क्योंकि कोई एक बास्केट हमेशा ओवरसोल्ड होती है, कोई एक बास्केट अंडरसोल्ड होती है। एक रिलेटिव परफॉर्मेंस इंडस्ट्री में बहुत देखी जाती है कि कौन-सी किसी चीज़ से ज़्यादा चल गई इंडस्ट्री वाइज़ या सेक्टर वाइज़, तो उसमें सेलिंग आ जाएगी, उसमें प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी। और ये प्रॉफिट टेकिंग आती प्योरली वेट्स को रिबैलेंस करने के लिए। कई बार हमको लगता है कि नहीं फंड मैनेजर बेच रहा है, लेकिन फंड मैनेजर बेच इसलिए रहा है कि उसका वेट बढ़ चुका है। अगर उसने अपने पोर्टफोलियो में किसी चीज का 5% वेट दिया था या 4% वेट दिया था और वो स्टॉक अपनी जगह से 50% बढ़ चुका है, तो ऑटोमेटिकली वो वेट 6 की तरफ शिफ्ट हो गया है, 4 वाला 6 हो गया है हम्म, अप्रोक्सीमेटली। तो उसको लगता है कि नहीं मुझे 4 पे वापस जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि उसका मन है कि हाँ नहीं मैं स्टॉक पे बेरिश हो गया हूँ। खाली वेट को एडजस्ट करने के लिए भी सेलिंग आ जाती है। उसी तरीके से किसी चीज में आपने 4% वेट दिया होता है और वो 30-40% घट गया होता है, वो टुवर्ड्स 3 चला गया होता है। तो ये 3 गया हुआ है और जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है वो 6 गया हुआ है। गैप बहुत ज्यादा हो गया है 3 टू 6। तो इनको रीबैलेंस किया जाता है। दिस इज कॉल्ड रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो। उसी चक्कर में कई बार बाइंग सेलिंग हो जाती है। नॉट दैट कि फंड मैनेजर का कोई ड्रास्टिक व्यू दोनों में चेंज हो गया है। तो वो तरह के सेटअप चल रहे हैं, इसीलिए आपको हर तरफ ये दिख रहा है कि कहीं थोड़ी-थोड़ी रिबैलेंसिंग, कोई ये ले रहा है, कोई वो ले रहा है, किसी के पास रिलायंस ज़्यादा था, किसी के पास रिलायंस कम था। एक्स वाई जेड स्टॉक्स के हम नाम ले रहे हैं खाली समझाने के लिए, बट स्टॉक एक्स, स्टॉक वाई का रिबैलेंसिंग और ये पूरा एक साथ पूरी खिचड़ी पकी होती है इतने सारे फंड्स की कि आपको मालूम नहीं रहता है कि कौन क्या कर रहा है। तो एक्स, वाई, ज़ी ये सब रिबैलेंसिंग चलती रहती है। इंडेक्स किसी कारण से इसी तरह मैनेज हो जाता है। ऐसा लगता है कि इंडेक्स मैनेज हो रहा है। कई बार हो हम्म, किया भी जाता है और कई बार हो भी जाता है बिना बिना किए। तो ये इंडेक्स का खेल है। कमिंग टू निफ्टी मिड कैप 100 जो हमेशा से हम ट्रैक करते आए हैं, इसका सबसे अच्छा और लॉन्ग टर्म एक बढ़िया चार्ट है इसमें, इसलिए हम इसको देखते हैं। थॉट यहाँ पे ये है कि अ, अच्छे क्वालिटी 100 मिड कैप्स का मेन बास्केट है ये। यहाँ पे आपको इंडेक्स में तो एक 6 साढ़े 6% का डैमेज दिख रहा है कि भाई 61,000 वाला 57,000 एक 4-1,000 पॉइंट नीचे है, तो एक 6 साढ़े 6% का आपको यहाँ डिक्लाइन साढ़े 6% के करीब आपको दिखेगा। बट थॉट यहाँ पे ये है कि आप जाके एडी लाइन देखिए, स्टॉक्स को देखिए तो आपको दिखेगा 15, 20, 25%। मुझे लगता है इस बास्केट को मैं ऐसे रन कर रहा था सरसरी तौर पे, तो 25 से 30% स्टॉक ऐसे हैं जो 20% से ज्यादा गिर चुके हैं ऑलरेडी, जबकि इंडेक्स अभी हम्म, हार्डली 7% पूरा नहीं गिरा है, 6 साढ़े 6% ही गिरा है। तो यही है आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या है, ये सारे स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इंडेक्स को। तो गिरे डिपेंडिंग ऑन क्या क्वालिटी है, क्या है, कैसा नाम है, वो गिरता रहेगा या कहीं संभल भी सकता है कि भाई अभी बहुत गिर गया इंडेक्स से, तो इसको ले लो और कोई इंडेक्स में जो आउट परफॉर्म करता हुआ स्टॉक है उसको बेच लो। तो ये सब चलता रहेगा, बट ओवरऑल इस सब को करने से क्या हो रहा है, सेटअप्स धीमे-धीमे खराब होते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से आई थिंक यहाँ क्लियर कट ये दर्शा रहा है कि 2-3 बार हमने 60,000 का ब्रेकआउट करने की कोशिश की। हमने जो हाइज़ रखे थे 24 के, वहाँ हम गए 60 61,000 के आस-पास तब गए थे, फिर अभी हम वापस गए। लेकिन ये सारे जो राउंड फिगर 60,000 के ब्रेकआउट की जो कोशिशें हो रही हैं, ये किन्हीं हम्म, कारणों से फेल होती जा रही हैं। तो मुझे अब लग रहा है कि 60-61 के ऊपर ये तो किसी कारण से बहुत ज़्यादा 60-61 के ऊपर नहीं जा पाएगा। अब चाहे हम्म, कैसा भी मतलब अनलेस अंटिल बजट इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड टाइप्स कुछ हो जाए उसमें बुलिश, कोई ऐसा सिनेरियो डेवलप हो जाए, तो पॉसिबली कहीं ये चल जाए तो मुझे नहीं मालूम। बट 70-80% चांस ये तो अभी समझ में आ गया है इस तरह के रिवर्सल्स देख के और मंथली कैंडल्स क्या बनेंगे उनको देख के समझ में तो आ रहा है कि अब बहुत ज़्यादा 60-61 के ऊपर ये इंडेक्स जा नहीं पाएगा अगले 12-18 महीनों में। तो अब जैसे भी है आई थिंक अगर रिकवर भी करता है तो मेरे ख्याल से सेलिंग ही आएगी और अगर रिकवर भी करता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा ड्राई पाउडर बनाते रहना चाहिए, जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया। और जिनके थोड़े दो बन गए हैं पैसे, उनको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा आ रहा है तो आप नहीं लें। तो पैसा थोड़ा दो लें, बात अगर बेचा दो है और बातें नीचे भी इसमें मिल रहा है निकल तो के थोड़ा आई। अब तक जी, की चर्चा में सर्वेन ने दो बातें कही हैं। एक तो सर्वेन जो शुरू जी, से कह रहे हैं कि 25-30% बहुत अच्छे गिर गए हैं, वहां पे आपको ड्राई पाउडर रखनी चाहिए, तो आपको देखो ढूंढने के लिए अब आपको 100 स्टॉक में ढूंढना है कि कहाँ पे जी, आपको मिल सकता है। तो अब आप मेहनत जी, करो, होमवर्क दे दिया उन्होंने कि आप जाओ ढूंढो 100 में से कहाँ क्या क्या है। दूसरी बात, एक जो बात कह रहे हैं वो मेरे को सवाल है मेरा, आप ये जी, कह रहे हैं कि रिलेटिव परफॉर्मेंस होता है, एक इंडेक्स चल गया तो दूसरा उसके कैचअप करता है, या गिर गया तो उसको डाउनसाइड में कैचअप करता है। सामान्य जी, जीवन में आप लोग हमेशा कहते हैं कि पड़ोसी ने बीएमडब्ल्यू खरीद ली तो उससे ईर्ष्या मत करो, जलो मत, अपना देखो, अपने जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, ये सब ज्ञान आप लोग देते हैं नॉर्मल लाइफ जी। में। इंडेक्स में आप कह रहे हैं रिलेटिव
वो चला है तो हम भी चलेंगे, ये क्या मतलब है? देखिए फंड मैनेजमेंट का एक एक ये एक नेसेसरी इवल कह लें या उसकी एक उस कंस्ट्रक्ट के अंदर, उस मैथ हम्म, के अंदर के लिमिटेशंस हैं। क्योंकि जब आपको फंड्स जब एलोकेट होते हैं और आप जब फंड्स में एलोकेशन करते हैं तो कुछ लिमिट्स हैं। आई थिंक 5% के ऊपर आप वैसे भी किसी स्टॉक में आप रख नहीं सकते हैं। ठीक है? 5% के ऊपर आप किसी स्टॉक में फंड में एक है तो यूजुअली कोई 5% के ऊपर तो बेट लेता नहीं है, किसी एक इंडिविजुअल स्टॉक में। तो हम्म, इस अगर आप वो 5% वाला फ़िल्टर फ़ॉलो कर रहे हैं, व्हिच तो आपके पोर्टफ़ोलियो में 20 से ज़्यादा स्टॉक हो नहीं सकते। अब मान लीजिए आपने वो 20 स्टॉक किसी दिन आपको लगा कि हाँ, आज यहाँ मुझे पोर्टफ़ोलियो बनाना चाहिए। आपने सारे स्टॉक का वो 5% पोर्टफ़ोलियो बना लिया। अब आपके पास 20 स्टॉक आ गए। अब अगले 1 साल के बाद जब आप इसको साल के एंड में रिबैलेंस करने जाएँगे, जब आप देखेंगे कि कुछ तो 5 वाले स्टॉक जो हैं बढ़ गए हैं, 5% वाले और कुछ 5% जो आपने लिए थे उनके भाव घट गए। तो अब होगा क्या आपके पोर्टफोलियो में कि ऑटोमेटिकली परसेंटेज वाइज़ अपने आप ही चेंज हो चुका है। अब आपने कुछ नहीं किया है। कुछ स्टॉक का वेट अपने आप कम हो गया है, 5 से वो 3, 4 या 2 जो भी है एक्स वाई ज़ेड नीचे चले गए हैं और कुछ हम्म, 5 से ऊपर चले गए हैं, 6, 7, 8, 9। ये रूल आपके फंड का ऑलरेडी बना हुआ है, उसकी एक डेट होगी, उसकी हमेशा एक रिकॉर्ड डेट होती है कि भाई हाँ, हमें साल में अब डिपेंड्स कौन क्वार्टरली रीसेट कर रहा है, कौन ईयरली रीसेट कर रहा है, कौन हाफ ईयरली रीसेट कर रहा है। बट ईयरली रीसेट तो सबको ही करना है। ये एंड ऑफ द ईयर तो सबको ही रीसेट करना है। आप साल का क्लोजिंग कुछ भी कर सकते हैं। 31 मार्च को आप कुछ क्लोज कर लीजिए। उस नहीं दिन आपके कुछ सर्वे, भी वेट्स होंगे, किसी का 7, किसी का 3। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पीयर परफॉर्मेंस आप आम लाइफ में, सोशल लाइफ में आप मना करते हो, जी। और मार्केट में कह रहे हो कि पीयर परफॉर्मेंस करना पड़ेगा आपको, मतलब ये मजबूरी मैथ्स की सर यहाँ वही मैं समझा था कि यहाँ मजबूरी मैथ्स की है। यहाँ मजबूरी अरे तो मैथ्स की वहां है, भी नहीं तो फंड मजबूरी मैथ की है, मोहल्ले में इज्जत घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? किडनी बेच के खरीदूंगा नहीं मैं, नहीं, नहीं वो खरीदना बात पड़ेगा सही मुझे। है। वो बात वहाँ पे आप कम फंड्स कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपना मनमानी कर सकते हैं, बट यहाँ कुछ रोड मैप्स बड़े क्लियरली डिफाइंड होते हैं, जिनको आपको फॉलो करना है। तो 1 अप्रैल से आपको रिबैलेंसिंग करनी ही है या कोई 31 मार्च को कर रहा है तो वो कर सक मतलब डिपेंड्स कहीं न कहीं साल में आपको एक बार रिबैलेंसिंग करनी है। सबको 5% इक्वल वेट पे लाना है अगर आपका 20 स्टॉक का इंडेक्स है और आपका 5% का मैंडेट है तो। तो आपको वो करना ही है। भाई तो ऐसे वो नहीं, जी। ये मैंडेट सोशल लाइफ में भी है। दिवाली में अगर सबके घर में पुताई हो गई, आपके घर में नहीं हुई, तो आप पर्सनल लोन लीजिए, पुताई करिए। उम, वो ये जरूरत देखिए हो या ना हो, जैसे लेंस कार्ट में जी, सबने लिया, पीयर जी, परफॉर्मेंस हमको भी लेना जी। है, महंगा सस्ता बाद में देखेंगे। तो ये रूल लाइफ में भी लगता है, मेरा कहने का सिर्फ नहीं, ये है। हर्ड मेंटल इसी को तो हर्ड मेंटालिटी बोलते हैं ना सर। अगर आप बाय डिफॉल्ट कैसे हर्ड मेंटालिटी में आपको जाना पड़ रहा है, तो फिर वो हाँ, तो फिर हर आदमी का इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। जिसका है उसका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। यही तो हर्ड मेंटालिटी हो गई ना। हर्ड मेंटालिटी यही हो गई कि आपकी आपकी पॉकेट गवारा कर रही है कि नहीं कर रही है, फिर भी आप कर रहे हो। या आपका यस, ओवरऑल एनालिसिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर भी आप कर रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम है। तो वही हर्ड मेंटालिटी है। तो हर्ड मेंटालिटी में ना पड़ें, थोड़ा अपना अलग सोच रखें। आपके पास जब सामर्थ्य हो या आपको जब करना हो तो आप करिए। मैं कभी दिवा अब दूसरों का मैं नहीं बात करता, मैं कभी दिवाली में पेंटिंग नहीं कराता। या तो मैं दिवाली से 1 डेढ़ 2 महीना पहले करा लेता हूँ या दिवाली के 1 डेढ़ 2 महीना अरे बाद। तो बात तो वही होगी ना, एक महीने पहले कराए, आप चले जा रहे हो, बगल में कोई आदमी मोबाइल रखे हुए, एप्पल 17 प्रो, तो नजर थोड़ी बदलती है ना। जनजी को लगता है यार इसके पास 17 प्रो है, हमारे पास वो कौन सा एंड्रॉइड वाला बहुत सस्ता वाला, तो लेना तो है गुरु। यही फंड मेंटालिटी फंड मैनेजर की भी है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो हर आदमी को इंडिविजुअली फॉलो करना हर्ट का पार्ट बने रहेंगे तो प्रॉब्लम है। मैं तो बहुत ऐसे लोगों को मिलता हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं, जिनकी मंथली सैलरी तो उनकी चक्कर क्या है ये जो ईएमआई वाला ऑप्शन जो चालू हुआ है ना, आजकल हम्म, पेपरों में जो ऐड आते हैं ना, उनमें एमआरपी नहीं लिखी होती है किसी भी चीज़ की यूजुअली। हमेशा ये लिखा हम्म, रहता है कि ईएमआई प्राइस क्या है। तो होता क्या है जो 25,000 भी महीने का कमा रहा है, वो भी 1 लाख रुपए वाला फ़ोन इसलिए ले आता है क्योंकि उसको दिखता है 3,000 की ईएमआई है, भर लेंगे। यस, वो 25,000 यस। की नौकरी कर रहा है लेकिन फ़ोन 1 लाख का लेके घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ईएमआई भरनी है 3 3300 रुपए या 4,000 रुपए। तो ये अपने आप में देखिए अब ये क्या सही है, क्या गलत उस चर्चा में नहीं जा रहे, बट ये फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन है। मुझे लगता है देखो कि अब ये गुरु, 25,000 यहाँ पे ना फंस गए आप सरवेन जी। ये नहीं मैं मार्केट का रूल फँस सोशल लाइफ में, और सोशल लाइफ का रूल मार्केट में भी चलता है। तो ये कड़वी सच्चाई बिल्कुल। है, अपन क्या करें इस पे। एनीवे, जी, खैर ये तो लाइटर नोट में लोग डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये एक सीरियस बात है कि जी, देखिए वहां पे एक रूल लगता है, वही रूल समाज में लगाओ तो लोग कहते हैं नहीं यार, ये देखा देखी मत करो, अपना अपना देखो। लेकिन मार्केट जी, में देखना पड़ता है। अब आते हैं निफ्टी 500 में। ये जी। बड़ा इंडेक्स है, इसमें बहुत सारे 500 स्टॉक हो गए। ये कैसा लग रहा है यार? ये तो, ये भी वही हाल है इसका भी, बेचारा अपना हाईवे बना नहीं पाया है। देखिए, इसके भी पैटर्न्स वैसे ही टूट गए हैं जैसे हमने 100 वाले देखे थे इक्वल वेट के और थॉट यही है कि अपने पिछले हाइस के बहुत ज़्यादा पास नहीं जा पाया। मतलब ठीक-ठाक डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, 1 2-3% नीचे से ही पलट गया। एक बेरिश यहाँ पे सेटअप पैटर्न बना हुआ है, उसकी भी यहाँ पे भी
वो छोटी-सी एक ट्रेंड लाइन है, वो टूट गई है और थॉट यहाँ पे भी यही है। यहाँ के लिए मुझे लगता है कि ये वल्नरेबल एरिया के बहुत पास पहुँच गया है। ये जो 22,400 वाले जो इसके लोज़ हैं ना, जो हमने लगाए थे जुलाई-सितंबर वाले, जो हमारे जुलाई जुलाई 25 वाले, जो जुलाई-सितंबर के बीच का आप जो एरिया देखेंगे, वहाँ इसका एक लो है 22,400 के आसपास। मैंने राउंड फिगर रखा है, थोड़ा 400 से ऊपर ही है, बट 22,400 ये एक मेरे लिए मार्कर है। ये चार्ट मैं आज इसीलिए लेके आया हूँ कि सबके लिए 22,400 निफ्टी 500 का एक मार्कर होना चाहिए। किन्हीं कारणों से ये लेवल टूटते हैं, तो एक चीज़ हुँ, तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि इसके बाद खाली बाउंस बैक ही आ सकता है, जो भी आए बजट के साथ। बहुत ज़्यादा फिर यहाँ पे भी तेज़ी के समीकरण खत्म हो जाएँगे, क्योंकि आप इसमें एक बुलिश सेटअप या बुलिश काउंट जिसको हम बोलते हैं, उसके यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ खत्म हो जाएँगी। तो 22,400 मेरे लिए बहुत क्रूशियल है एनएसई 500 के लिए, निफ्टी 500 के लिए, और ये किन्हीं कारणों से टूटता है, तो मेरे लिए तो बहुत क्लियर और कन्फर्म हो जाएगा कि नेक्स्ट लेग 18, जो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि 70-80% नेक्स्ट नेक्स्ट लेग इज़ ऑन द डाउन साइड। इस चार्ट को अगर मैं लेके देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये वो नहीं है जो निफ्टी दिखा रहा है, कि हुँ, एक बुल मार्केट है, उसमें करेक्शन चल रहा है। ऐसा ये और 100 का चार्ट नहीं दिखाता। ये दिखाता है कि एक बेयर मार्केट था 24 से, जिसका खाली पुल बैक हुआ है। ये इंडियन इंडाइसेस की बात कर रहा हूँ, बाहर अलग-अलग सेटअप्स बन रहे हैं। बट ये 2 चार्ट देखिए, इंडिया का तो मैं क्लियर कट बोल सकता हूँ कि ये एक पुल बैक रैली है, ये एक बेयर मार्केट चल रहा था, चल रहा है। लोगों को हुँ, खाली ये भ्रम है कि बेयर मार्केट नहीं है। आप हुँ, जब पोर्टफोलियो पे जाके देखेंगे, तो 2024 के पीक वैल्यूएशन के आसपास मुझे नहीं लगता कि 80% पोर्टफोलियो, अगेन पुटिंग द 80/20 रूल, मुझे नहीं लगता करेक्ट। कि 80% पोर्टफोलियो उसके आसपास भी आए होंगे। तो ये टेक्निकली ऑलरेडी उनके लिए बेयर मार्केट है, जिनका भाव नहीं आया, और अगर यहाँ से और गिरता है तो और वीकनेस आ सकती है। तो ये तो अभी पेशेंस का खेल है कि आप कितना खेल सकते हैं। आपको लगता है नहीं, मेरा 20-25% बन गया और मुझे लेना चाहिए प्रॉफिट, तो आप ले लीजिए। आपको लगता है नहीं, और 25% बनेगा और मैं खड़ा रहूँगा, तो वो कॉल आपका है। बट थॉट यही है कि मुझे लगता है कि ये बेयर मार्केट का पुल बैक है और ये अभी खत्म नहीं हुआ है। यार बड़ी बजट में इम्पोर्टेंट इसमें बात थोड़े कह रहे से हो आप कि जी, 22,400 नहीं टूटना चाहिए। बहुत वो करीब बहुत है पास ये। में है, 300 हाँ। पॉइंट। जी, 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 जी। सबसे क्लियर और सबसे क्लोज़ मार्कर यहीं पे है, बड़े हुँ, इंडाइसेस में। और मैं हमेशा व्यू निफ्टी 500 से उठाता हूँ, हमेशा। निफ्टी 50 को मैं देखता हूँ सप्लीमेंट्री तौर पे, बट बड़ा व्यू हमेशा साइकिल्स की जो उठाता हूँ, निफ्टी 500 से उठाता हूँ, और मुझे निफ्टी 500 देख के यही क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि इट्स अ बेयर मार्केट पुलबैक, नॉट अ बुल मार्केट करेक्शन, जो निफ्टी दिखा रहा है। मैं एनएसई 500 के ही सिग्नल को मानूँगा, और मुझे यहाँ लगता है कि, और अभी तो मंथली देखिए, मंथली कैंडल्स क्या बन रहे हैं, काफ़ी बेरिश बन रहे हैं। अब हम अगले हफ्ते में हुँ, मंथली चार्ट्स भी दिखाएँगे। मंथली कैंडल्स तो यहाँ पे बहुत बेरिश बन रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। तो ये तो क्लियर कट लग रहा है कि वहाँ पे एक मीडियम टर्म, शॉर्ट लॉन्ग टर्म सेटअप्स कंप्लीट हो गए हैं। 24,300 24,500 वाले लेवल्स पे अभी, और जब इसने इसके पहले हाई बनाया था वही 24,300 24,500 के आसपास 24 में। तो आई थिंक क्लियरली बहुत ज़्यादा ये 24,000 के ऊपर नहीं जा पाएगा, ऐसा मेरा मानना है अभी तो फिलहाल। लेट्स सी। हुँ, इतना बड़ा इवेंट है सामने कि मैं कुछ उस इवेंट के बाद और अच्छे से बोल पाऊँगा। बट फिलहाल करेक्ट। ऐसा लग रहा है कि इवेंट, हुँ, अगर अगर इवेंट इज़ नॉट द डील ब्रेकर इन द सेंस फॉर द ट्रेंड, तो ट्रेंड तो नीचे का ही है। अब इवेंट में कुछ बहुत बुलिश आ गया, कुछ बहुत रेडिकल चेंजेस-वेंजेस आ गए, जिनकी बातें सुनने में हमें भी आ रही हैं कानों में, तो देखते हैं। फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। अब आते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो बैंकिंग सेक्टर का हाल ये है दोस्तों कि सरकारी बैंक, पीएसयू बैंक में तो नतीजे भी अच्छे हैं और स्टॉक परफॉर्मेंस भी पिछले 6-8 महीने से बहुत बढ़िया है। लेकिन हुँ, बड़े प्राइवेट बैंकों के नतीजे भी अच्छे नहीं थे और परफॉर्मेंस भी खराब। ये जी। थोड़ा बिग पिक्चर और दिखाता है बैंकिंग सेक्टर की, फाइनेंशियल सेक्टर की। इसमें क्या ट्रेंड दिख रहा है? क्या इसमें भी इसमें ज़्यादा गुंजाइश है क्या ऊपर जाने की? नहीं, इसमें अगर आप देखेंगे तो मैं तो यहाँ पे थोड़ा-सा चिंतित ये हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा चिंतित ये हूँ कि उसने अपना ये 3 मंथ के लो इसने डिसाइसिवली रख दिए हैं, और उसके नीचे पिछले स्विंग के नीचे बंद भी आ गया है। निफ्टी में अगर आप ये एक स्विंग देखेंगे तो थोड़ा नीचे की तरफ है। बट यहाँ मुझे लगता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद जिस तरह से इसने अपना 3 महीने का नया एक लो रख के उसके नीचे बंद करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अभी मंथली क्लोज़ आए नहीं है, तो मैं वो हुँ, कमिट नहीं कर रहा हूँ। अगर ये मंथली क्लोज़ेज़, अगर आपको ये इसमें मंथली क्लोज़ अगर आपको दिखा कि नहीं भाई, इसमें मंथली क्लोज़ तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो मेरे तब तो हुँ। मुझे लगता है कि काफ़ी यहाँ पे काफ़ी एक बेरिश साइन मेरे हिसाब से यहाँ दिख जाएगा, और मुझे लगता है फिर नीचे के दायरे आपके लिए फाइनेंशियल में खुलने लगेंगे। तो यहाँ आप बिल्कुल ये मार्कर लेके चलिए। 26,000 आई थिंक ये लेवल्स हैं आपके, टू बी प्रिसाइज़ 26,870 875। हुँ, तो आई थिंक 26,875 ये तोड़ चुका है, उसके नीचे इसका वीकली क्लोज़ तो आ गया है। मंथली में भी अगर इसके नीचे क्लोज़ किया, तो मुझे लगता है कि इसका जो 26,000 वाला जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल मार्क है, वो भी टूटेगा, और फिर आपको यहाँ नीचे का रुझान या नीचे का ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि इसने देखिए अपनी वो ब्लू वाली जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन थी,
जो बुल्स का कंट्रोल एरिया था उसको इसने तोड़ दिया है। तो अब ये क्लियरली अब यहाँ पे जो हम वो बोलते रहते हैं ना कि अ टायर्ड बुल इज़ अ 2x बेयर, वो मुझे फाइनेंशियल स्पेस में ज़्यादा उसका रुझान या फ्लेवर दिखने लगा है कि यहाँ लोग टायर्ड हो जाएँगे। बहुत सारे बड़े बैंकों में नाम आप देखिए नहीं चल पाए हैं, बड़े-बड़े बैंक हैं 3-4 साल से नहीं चले हैं। द हेवीएस्ट ऑफ हेवीएस्ट प्राइवेट नेम्स जो है ना, बड़े से बड़ा प्राइवेट नेम आप देखिए, उसमें से एक नाम आपको ऐसा दिखेगा जो 3-4 साल से कुछ किया ही नहीं है उसने और वो कहीं चला ही नहीं है। जहाँ निफ्टी चला है आपका 18 20-21 हज़ार वाला निफ्टी 18 अगर आप देखेंगे यूक्रेन हाई के बाद से वो साढ़े 18-19 हज़ार वाला निफ्टी कहाँ पहुँच गया, 26 हज़ार पहुँच गया, लेकिन वो चल ही नहीं पाया स्टॉक। तो आई थिंक वो बड़े नामों में प्रेशर दिख रहा है, हेवीवेट्स हैं वो, इस स्पेस, इस सेक्टर के अगर उनमें कहीं कि नहीं अच्छा कोई चीज़ चलती क्यों नहीं है? डेफिनेटली अंदर कुछ ना कुछ किसी को कुछ ना कुछ तो ऐसा समझ रहा है प्रॉब्लम या कुछ तो ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव है बाज़ार के नज़र में इसलिए उसका भाव नहीं चल पा रहा है। तो अब वो कैसे प्ले आउट होगा, कहाँ उसका न्यूज़ आएगा, कैसे वो होगा मुझे नहीं वो हमें नहीं मालूम। बट प्राइस एक्शन ये दिखा रहा है कि कुछ बड़े नाम ऐसे हैं, इस स्पेस में, बैंकिंग में, जो चल नहीं पा रहे हैं। और अगर वो गिरे, तो फिर इंडेक्स में भी बड़ी गिरावट आएगी। और वो ये चार्ट दर्शा रहा है कि वो कहीं सपोर्ट एरियाज़ टूट गए हैं। बॉल इज़ नाउ इन द कोर्ट ऑफ द बेयर्स। बुल्स वो गेम हार रहे हैं और टायर्ड हो रहे हैं और टायर्ड बुल बिकम अ 2x बेयर क्योंकि उसको अब बेचना पड़ेगा। तो उसने एक तो लिया था, अब लेके उसको बेचना भी है। तो वो और बेयर तो ऑलरेडी बेच ही रहा है, तो बुल भी बेचेगा और शायद उसके बाद वो शॉर्ट भी करना चाहे क्योंकि वो पैसा भी अपना कमाना चाहेगा या उसको भी लगेगा खराब है, तो शायद वो सेल से ट्रेड में भी आए। तो वो डबल स्पीड से बेचेगा। बेयर से भी ज़्यादा स्पीड से बुल्स बेचते हैं, जिस दिन बुल्स थक जाते हैं, बेयर से भी ज़्यादा स्पीड से सेलिंग होती है उस वक़्त। ओके, एक जगह और सेलिंग हो रही है जी, रुपये में। जी। क्या जबरदस्त, 91 को बहुत अच्छे से क्रॉस करके अब वो 92 के जोन में है। जी। तो वो टारगेट आपने जो दिया था 94-95 वाला उस तरफ बढ़ रहा है ये? वैसे कई बार ऐसा मन करता है कि ना दें लेकिन टेक्निकली वो सब देना पड़ता है क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम भाई हम भी तो हमारा रुपया अगर वीक हो रहा है तो हम भी तो डे बाय डे गरीब हो रहे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है पहले लोगों को क्योंकि आपकी नेटवर्थ भी डिके हो रही है। तो यहाँ जो मैंने इसीलिए एक लॉन्ग टर्म सेटअप दिखाया है कि भाई अगर आप 18 के बाद से चले 18 से 22 आप आ गए और 22 वाला एरिया देखिए उसके बाद आपने उस ट्रेंड लाइन पे एक बहुत अच्छा रिएक्शन 2025 के स्टार्ट में आपको मिला। तो मुझे भी उस हुँ, समय लगा कि चलो भैया चलो मैं एक्चुअली उस समय खुश था कि चलो 88 पे अटक गया है। तो अब चलो इंडिया का एक रूपी का एक लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन का साइकिल हमको डेफिनिटली उस समय लगा था कि वहाँ से आ सकता है। बट हम उसके ट्रिगर का वेट कर रहे थे कि भाई ये 83 तोड़े तो हम उस कॉल को लें। मतलब अब रुपया यहाँ से स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा हम कॉल लेने के कगार पे हम आ गए थे। बट जैसे मैं बोलता हूँ ना देयर आर टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। वो 70 पैसे नीचे नहीं गया या शायद वो 65 पैसे और नीचे नहीं गया 86.35 पे और वो 84 से पलट गया। और जो ऐसा हुँ, पलटा कि फिर हमने सोचा चलो बीइंग ऑप्टिमिस्ट हमने सोचा चलो ठीक है अब 88 चलो 89 पे अटकेगा। तो हमने वहाँ से उस समय फिर हमने टारगेट लिया। 83 84 पे हमने टारगेट लिया कि 89 91 तो हमें लगा चलो अब 89 90 पे रुकेगा लेकिन अब नहीं रुक रहा है तो नहीं रुक रहा है तो अब उस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है। तो जब तक अब इसके नीचे नहीं आता 89 88 के नीचे जब तक नहीं आता, तो मुझे अब लगता है कि जो मैंने कहा था कि मैं टारगेट्स को अपग्रेड किया महीना डेढ़ महीना पहले कि भाई 94 तक भी अब जगह 93 94 या राउंड फिगर एक 95 तक भी यहाँ मुझे लगता है जगह बन गई है। और जब मैं अब चाँदी को देखता हूँ कि चाँदी 93 94 पे अटकता था, फिर लगता था कि चलो अब 100 नहीं जाएगा क्योंकि सबका मंशा थी कि 100 जाए। तो कई बार क्या होता है एज़ अ कॉन्ट्रेरियन आप यही सोचते हो कि सब 100 बोल रहे हैं तो नहीं आएगा। बट गोइंग बैक टू जेसी लिवरमोर कि वो कहते हैं कि नहीं राउंड फिगर में तो मैग्नेट होता है, वो तो खींचेगा ही खींचेगा। तो अब डर यही लग रहा है कि अगर यहाँ टिका रह गया तो 100 इसको खींचेगा। अब ये कॉल तो लॉन्ग टर्म है। 100 इसको खींचेगा, नहीं खींचेगा ये पहली बात तो आपका रिवर्सल लेवल 88 पे रहेगा। 88 के नीचे गया तो आप सब तरह का ये व्यू सब आप सरेंडर कर देंगे, स्क्वायर अप कर देंगे कि भाई 88 के नीचे गया तो मैं तो लॉन्ग टर्म रूपी रूपी बुल हो जाऊँगा। बट जब तक वो नहीं हो रहा है, तब तक ये रिस्क अब बना हुआ है कि 95 100 वाली ज़ोन इसको अपनी तरफ खींचेगी और 100 का वो जो साइकोलॉजिकल मार्क है इसको अपनी तरफ खींचेगा। 12-18 महीने लग सकते हैं, करेंसी है तो ऐसा नहीं बोल सकते कल के कल हो जाएगी और होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि नुकसान होगा सबको। बट अब लग रहा है जैसे चाँदी ने 100 को खींचा है, ये 100 भी इसको 12-18 महीने में खींचेगा अपनी तरफ। जब तक देखिए 88 के नीचे नहीं जा रहा है तब तक ये व्यू है। शॉर्ट टर्म में जी, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी कोई घटना होगी तो ही रुपया मजबूत होगा और वो बहुत बड़ी हुँ। घटना शॉर्ट टर्म में ये हो सकती है कि बजट में कोई अफलातूनी डिसीजन आ जाए, जी, सिल्वर में एक जी। बड़ा करेक्शन आ जाएगा तो भी क्योंकि जापान की खबरें कि उन्होंने बहुत खरीदा है
तो वहां से कोई संकेत आ सकता है या बजट में कुछ बड़ा हो जाए और उस वजह से रुपए में मजबूती आ सकती है शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्गर टर्म में तो इसको गुरु 100 जाना है। 2 साल में जाए, 3 साल हुँ, में जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन लॉन्गर टर्म में का व्यू मेरा एकदम क्लियर है कि रुपया और वीक होगा इस साल ही। मैं जब शॉर्ट टर्म कर रहा हूँ 3 से 6 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, बट इस साल जी, ही जी। आप हमको लगता है 94-95 में देख लेंगे, क्योंकि नहीं, जो मेरा भी उसका वही थॉट है कंसेप्ट कि है उसमें कोई चेंज नहीं है। जी, जी, 94 तक तो मुझे भी लग रहा है कि नेक्स्ट 1, 2, 3 महीने में जगह बनी हुई है और वहाँ तक तो बिल्कुल जा सकता है। बट बात वही है कि इतना क्लियर ये ब्रेकआउट हो चुका होगा उस समय 90 का, कि अब यहाँ पे हाँ। फेलियर होने का चांस जब आप इस लेवल को इतने दिन से होल्ड कर रहे हैं, तो अब आप ये एक फेल्ड या एक फॉल्स ब्रेकआउट है, इसका जो चांस है वो डे बाय डे घटता जा रहा है। ज़ीरो तो कभी कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे मैंने बोला टेक्निकल एनालिसिस में नथिंग नाइदर बुल सिनेरियो इज़ ज़ीरो, नाइदर बेयर सिनेरियो इज़ ज़ीरो। तो मुझे हम्म। लगता है कि जितना ये 90 के ऊपर टिकेगा, उतना ये ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और दर्शाता जाएगा कि आप 95 और 94, 95 और इवेंचुअली 100 की तरफ चलेंगे। बट नेक्स्ट हम्म। 1 से 3 महीने में मुझे लग तो रहा है कि आप 94, 95 तो कर सकते हैं। तो भाई ये थी तस्वीर पूरे मार्केट की। अब इसमें एक चीज बताओ आप मुझे कि अगले 4 दिन, मेरे जी। दिमाग में बार बार वही बात आ रही है कि बजट का तो पता नहीं क्या होगा उस दिन, हमें पता नहीं है। अगले 4 दिन लोग क्या करेंगे? वोलेटाइलिटी बहुत रहेगी, बैठे रहें, इंतजार करें, क्या करें? ये इस पे डिपेंड करेगा कि आप लास्ट 15-20 दिन या महीने में क्या थे? अगर आप उस हम्म। समय एक बेयर थे और आपने कुछ थोड़ा बहुत बेचा हुआ है तो हम्म। इवेंट के पहले मैं हमेशा सबको बोलता हूँ इवेंट के पहले अगर पैसा मिल रहा है और ठीक-ठाक मिल रहा है मतलब 1-2 रुपए की यहाँ 2-4 रुपए की बात नहीं हम्म। चल रही है। ट्रेडिंग वाले एंगल से मैं कभी किसी को कुछ नहीं बोलता। अगर आपको लग रहा है 15, 20, 25% आपके कहीं बन रहे हैं और आपको लगता है कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ या ये पर्टिकुलर नाम ठीक-ठाक है इस भाव से और मैंने अच्छे भाव से बेचा हुआ है, मुझे भी नीचे मिल रहा है, तो थोड़ा इवेंट से पहले मुनाफ़ा बाँधना चाहिए, थोड़ा ट्रेड्स को लाइट कर लें, पैसा घर में हम्म। आया है उसको ले लें। अगर आप बुल हैं, तो फिर मेरे हिसाब से लेवल्स तो क्रूशियल हैं ही जो मैंने अभी बता दिए कि निफ्टी फाइनेंशियल्स में आप देखते रहिए उस एरिया को जो अभी हमने चार्ट्स में डिस्कस की थी या बैंक निफ्टी में भी आप उस एरिया को देखते रहिए इंपॉर्टेंट लेवल्स के आस-पास जहाँ जा रहा है कि भई ये होल्ड हो रहा है अगले 4-5 दिनों में कि नहीं। अगर किन्हीं कारणों से ये इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी के और निफ्टी 500 के अगर ये टूट रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो मुझे लगता है कि फिर तो बजट में क्या भी आए फिर ये हम खाली पुल बैक ही रीड करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें हम रीड नहीं करेंगे। तो बट येस नेक्स्ट 1-2 दिन में हम्म। और बाज़ार थोड़ा ओवरसोल्ड होता है और 500-700 पॉइंट गिरता है निफ्टी किसी कारण से, तो बेचे हुए ट्रेड्स में थोड़ा मुनाफ़ा मान लेने में कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। बहुत टफ होता है कभी भी इवेंट से ठीक पहले जी, के 2-3 दिन, थोड़ा एग्जाम से पहले के 1-2 दिन, जी, जी। बजट से पहले के, और क्योंकि एग्ज़ाम भी ऐसा जिसका क्वेश्चन पेपर मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है। आउट ऑफ हाँ सिलेबस एकदम कुछ आउट ऑफ आया तो सिलेबस प्रॉब्लम है। होता है, तो कुछ जी, पता ही नहीं क्या हो सकता है। तो आउट ऑफ ये एक बहुत सिलेबस ही अजीब सी सिचुएशन हो जाती है कि आप, हमेशा जी, मैं मानता था कि बजट एक नॉन इवेंट टाइप का होता था, पॉलिसी डिसीजन होते थे, इंट्राडे कुछ रिएक्शन हो गया। इस बार का बजट इंपॉर्टेंट है, इस बार आपको सुनना पड़ेगा बजट, क्योंकि फिजिकल मैथ आपको सुननी है सरकार की, सरकार की बोरिंग कैलेंडर सुनना है आपको। क्या सरकार ग्रोथ का टारगेट क्या रखती है, नॉमिनल जीडीपी क्या रखती है, ये सब आपको सुनना है, क्योंकि एफआईआई सुन रहा होगा, उसको फिजिकल मैथ जी। इंटैक्ट दिखी तो ठीक है, मूडीज सुन रहे होंगे, एसएनपी ग्लोबल सुन रहे होंगे बजट। तो इसलिए इस बार आपको भी बजट सुनना है, इस बार आप मिस नहीं कर सकते हैं, और हम लोग भी पिछला सुनेंगे, वाला आपको पिछला बताएंगे वाला कि पॉडकास्ट भी देख ले, निफ्टी यूएसडी वाला चार्ट भी देख ले कि वो चार्ट क्या दर्शा रहा है। तो गोरा बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना गैस बर्नर पे बैठा हुआ है। इस बार तो एक एक डेफिनिटली जैसा आप चीज बोल रहे हैं। सुनें, एक चीज मुझे बहुत जी, मान लीजिए बजट इवेंट हम मान के चल रहे हैं, अगर बजट में कोई बहुत अच्छी चीज आनी है, तो फिर एफआईआई इतनी बुरी तरीके से क्यों बेच रहे हैं कैश में? और बुरी चीज आनी है तो बेच ही रहे हैं, मतलब ये एक थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कुछ ब्रीफली बताओ आप। देखिए ग्रेट पॉइंट हमेशा रहता है। कुछ लोगों को इनसाइडर बोले इसमें इस केस में क्या बोलें? ये तो बहुत एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। अब हाँ। इसमें मैं उसपे कोई अटकलें या चर्चा नहीं करना चाहता। तो बात वही है कि अब आपकी एक्सपेक्टेशन पॉलिसी से भी पहले या बजट के पहले आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, वही आपका रोड मैप है। उसमें अगर जैसे मैंने बोला कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया, मतलब जो एफआईआईज़ अभी तक सोच के बैठे कि भाई ये तो आ ही नहीं सकता, ये भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा, ये नहीं कर पाएँगे, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो हम्म। सब हो गया, तो फिर तो भाई रिकॉर्ड शॉर्ट पोज़ीशन में बैठे हैं, रिकॉर्ड बेच के बैठे हैं। तो बात ये नहीं हो कि कहीं बेयर अपना सौदा काटने आ जाए, तो बेयर सौदा काटने आ जाएगा तो बुलिशनेस हो जाएगी। और अगर ये व्यू उनका अगर और स्ट्रक्चरली और गहरा गया कि नहीं, नहीं बजट में तो अब कुछ भी नहीं आया है,
तो फिर वो तो और दबा के बेचेंगे, क्योंकि निफ्टी डॉलर का चार्ट हमने देखा ही है कि भाई हम्म, वहां तो किसी मतलब एकदम फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन में भी आप वहां बुल मार्केट नहीं बोल सकते, वो इंडेक्स तो गया ही नहीं कहीं ऊपर। तो गोरे के लिए तो इंडिया में बुल मार्केट आया ही नहीं इस पुल बैक में, क्योंकि बाजार 60-70% की पुल बैक पे ही वो इंडेक्स अटक गया था, जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में किया है। लोग इसी बहाने हम्म, वो पॉडकास्ट भी देखें, तो मुझे लग रहा है। और उसमें तो मैंने बोला ना, उसमें तो पूरी कोविड के लो से पूरी की पूरी बुल मार्केट लाइन ही टूटी हुई है। तो वो तो हम्म, पूरा बुल कंट्रोल एरिया से वो तो पूरा बुल्स का वहां पे कमर टूट चुका है। क्योंकि एफआईआईज में भी तो कुछ बुल होंगे ना, एफआईआईज में भी तो कुछ बुल होंगे, कुछ बेयर होंगे। तो वो हम्म, डॉलर 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 बेयर इज नाउ वो हावी है। निफ्टी यूएसडी के चार्ट पे तो डॉलर बेयर हावी है। डॉलर टर्म्स में निफ्टी का जो बेयर है वो हावी है। तो अब उसका करेक्ट। पूरा समीकरण अगर चेंज हो गया बजट में, आउट ऑफ हम्म। सिलेबस उसको कुछ आ गया, तो उसको सौदा काटना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना चलिए, अब 4 दिन की बात और है, देखते हैं क्या होता है बजट के दिन। है। हाँ जी, क्या बिल्कुल। क्या चीजें होती है और बहुत जी। इंटरेस्टिंग वीक रहेगा। उसके बाद हम लोग अच्छा ये बताइए कि बजट से पहले हम लोग शो कैसे करें? शनिवार को करेंगे फिर एक अगले, उस समय बिल्कुल थोड़ा ट्राई। और क्लैरिटी हो जाएगी कि इन 4 दिनों में क्या हुआ। तो जी, जी, जी। उसमें बिल्कुल थोड़ा इंटरेस्टिंग। बिल्कुल ट्राई करेंगे। कुछ पर्सनल इश्यूज अगर नहीं रहे तो बिल्कुल ट्राई करेंगे। पक्का। तो अगले सैटरडे का शो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस बार तो हम थोड़ा लेट कर रहे हैं अलग अलग रीजन से, लेकिन बजट से ठीक जी। पहले जरूर देखिएगा कि चार्ट अब क्या इशारा कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट 4 डेज वो कुछ कुछ अंदाजा देंगे कि बजट में क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच सरवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत मजेदार चर्चा थी। बहुत-बहुत अब थोड़ी नमस्कार। लंबी हो गई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा थी। इसको समझना बहुत जरूरी था। अगले हफ्ते शनिवार को फिर मिलेंगे।